नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एक्सेक्टाइज टीम। मैं हूं देवम एंड टुडे वी विल सॉल्व ज्योग्राफीज ओशनोग्राफी पार्ट, जिसमें रिलीफ ऑफ ओशन बेसिन्स के क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी एग्जामिनेशन में। बिफोर स्टार्टिंग टुडेस सेशन, काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दैट विल रियली बी very appreciable part from your side. Thank you. So let's begin. So this is the very first question of the day. With reference to continental shelf, consider the following statements. Okay, it extends the margin of each continent. They are the richest fishing grounds in the world. They are associated with the active volcanoes and strong earthquakes. Now listen to me. Consider continental shelf होता क्या है? देखो, if you have been to the beaches, beach है ना, अगर आप गए हो कभी तो आपने देखा होगा, आप जब बीच के अंदर पानी समुद्र के अंदर जाते हो तो नीचे रेत रेत आती है, आप चलते जाते हो, पानी गहरा होता जाता है और स्लोली स्लोली ग्रेजुअल गहरा होता है। जैसे मान लो कि ये बीच की सरफेस है, राइट, ये, और उसके बाद यहाँ से पानी स्टार्ट है, यहाँ से पानी स्टार्ट है, ठीक है। तो अब ये पानी की जो गहराई है ना, ये जो इसका सरफेस, ये तो पानी हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर पानी हो गया, ये पूरा पानी, और ये जहाँ से आपने स्टार्ट करा, अब ये आपका सैंड वाला एरिया रहता है, ये सैंडी सैंडी, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे, ये अगर आप देखोगे स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ग्रेजुअली ऐसे पानी गहरा होता जाता है, राइट, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये बहुत गहरा, ठीक है, ऊपर पानी है। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। अब जब ये एकदम ऐसे नीचे आ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप, ओके। लेकिन ये जो ग्रेजुअल ग्रेजुअल जा रहा है, ग्रेजुअल गहरा होता जा रहा है, ये अधिकांश 80 किलोमीटर तक होता है, 80 किलोमीटर से 80 किलोमीटर से रहता है अधिकांश, कई जगह कम कई जगह ज़्यादा, बट जो बीच हम बोल सकते हैं एक एवरेज, वो 80 किलोमीटर से रहता है, ठीक है। तो 80 किलोमीटर तक ऐसा रहता है। और तो अब आप खुद सोचो, अब आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ पता चल गया, इट इज एन एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ ईच कॉन्टिनेंट। तो ऑब्वियसली ये कॉन्टिनेंट किसी भी एरिया का ये खत्म हो रहा है तो उसका एक्सटेंडेड वाला ही तो पार्ट है ना ये, उसके बाद ही नीचे जा रहा है एकदम, वो छोड़ दो, ये वाला एरिया यहाँ से जहाँ से नीचे आया। सो यस, इट इज ट्रू, फर्स्ट वन इज राइट। दे आर द रिचेस्ट इन फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड। अब देखो, ज्यादा गहराइयों में मछलियां नहीं रहती है, मछलियां वहीं तक रहती है जहाँ पर सूरज की किरणें जहाँ तक जा सकती है, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मछलियां ज्यादा होंगी, दे आर रिचेस्ट फार्मिंग है ना, फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड, ओके राइट, ये भी सही है। दे आर एसोसिएटेड विद एक्टिव वॉल्केनोज एंड स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स। देखो, वॉल्केनोज अंदर होते हैं सी के, ठीक है, और वो यहीं होते हैं आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ के एरिया में, और यहीं से ट्रेमर्स वगैरह जो निकलते हैं तो ज़्यादा रिफ्लेक्ट जल्दी से यहाँ से जो अर्थक्वेक निकलेगा वो पड़ेगा, कि यहाँ से जो अर्थक्वेक आएगा वो तो नीचे के नीचे ही रह जाएगा ना, करेक्ट। तो ऑब्वियसली ये वाला जो रहता है काफ़ी इम्पैक्टफुल रहता है, इसीलिए एक्टिव वॉल्केनोस एंड स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक एसोसिएट रहते हैं, मतलब यहाँ पर होते हैं, यहाँ भी होते हैं बट यहाँ पर ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। तो ये भी सही, तो सही उत्तर ऑब्वियसली। उसके बाद ये भी हुआ आपका कि जो ये चौथा स्टेटमेंट है, मैसिव सेडिमेंट्री डिपॉजिट रिसीव्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम बाय कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स बिकम अ सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। बिल्कुल सही बात है, दिस इज ट्रू। क्या होता है कि आप यहाँ पर जाते हो, घूमते हो, फिरते हो, और बोट्स यहाँ पर आती हैं, मौसम बदलते हैं, सब चेंजेस होता है, तो जो धूल मिट्टी, रिवर्स आती है, रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, ठीक है। तो मैसिव सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स, तो ये सेडिमेंट्स लेकर आते हैं, वो एक जगह डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। इसमें वेदर का भी इम्पैक्ट पड़ता है, सेडिमेंट्स का भी इम्पैक्ट पड़ता है, बोट्स के ऑयल वगैरह सब जो गंदगी रहती है, पोल्यूशन, वो सब सेडिमेंट बन के एक यहाँ पर एक टैंक टाइप हो जाता है, फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैसेस वगैरह, जिसमें से ओवर द टाइम बन जाती है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, द फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। तो द राइट आंसर विल बी ऑल फोर स्टेटमेंट्स। यहाँ पर ओनली की जगह ऑल भी आ सकता है एग्जाम में, तो ऑल फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओके। Let's move to the other question. Consider the following statements again. See,
Pacific Ocean does not have a north-south submarine ridge. The ocean relief is generally more diverse than that of the continents. Okay. A submarine mountain rising more than 1000 meters above the ocean floor is known as guyuts या geodes, इसको ये भी बोला जाता है. See, according to the given statements, है ना. अब इसमें से कितने स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट अगर हमने, the statement which is Pacific Ocean does not have a north south submarine ridge is a false statement. क्यों false है? Because the Pacific Ocean has a north south submarine ridge known as East Pacific Rise. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ईस्ट पैसिफिक राइस. ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं? ईस्ट पैसिफिक राइस. तो ये वाला तो गलत हो गया. सेकंड पे अगर हम जंप करें, द ओशन रिलीफ इज जनरली मोर डाइवर्स देन दैट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. ये स्टेटमेंट कह रहा है, बट दिस इज ट्रू. ये आपका सही है. क्या सही है? द ओशन फ्लोर हैज मोर वेराइड टोपोग्राफी, है ना, देन द कॉन्टिनेंट्स, with features such as आपके mid ocean ridges, sea mounts, trenches and abyssal plains. ठीक है, तो इसलिए ये आपका स्टेटमेंट सही हो गया. थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, सबमरीन माउंटेन राइजिंग मोर देन 1000 meters above the ocean floor is known as geodes. देखो, it is a false statement. Let me explain you why. बाय द वे, गेओट्स का मतलब होता है सी के अंदर माउंटेन विथ अ फ्लैट टॉप, है ना. ये माउंटेन है, फ्लैट टॉप, इसको गेट्स बोलते हैं. ओके. अ सबमरीन माउंटेन और पीक राइजिंग मोर देन 1000 meters अबाउ द ओशन फ्लोर इज नोन एज सी माउंट. ओके, सी माउंट बोलते हैं, गेओट्स नहीं बोलते हैं. ओके. गेओट्स किसको बोलते हैं? सी यानी समुद्र के अंदर माउंटेन जो रहता है, वो भी फ्लैट ऐसे सरफेस की तरह, उसको बोला जाता है गेओट. ओके. तो सही उत्तर क्या हुआ? सही उत्तर हुआ ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो कि आपका बीच वाला स्टेटमेंट है, यानी सेकंड स्टेटमेंट, वही सही है, बाकी सब गलत है. ओके. लेट्स मूव थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे. फॉलोइंग relief zones are characterized of ocean basins: continental slope, continental shelf, deep sea plain, oceanic trench. बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था. सबसे पहले स्टार्ट क्या होता है? सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, है ना. यहीं से ऐसे ढलाई चालू होती है. फिर मैंने आपको बताया था एक स्लोप आता है ना. इस तो ये आपका हो गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये आपका हो गया स्लोप. फिर आता है डीप, यहां से शुरू हो गया डीप सी, तो यहां पर क्या आएगा? डीप सी प्लेन, है ना. थर्ड बचा क्या? ओशनिक ट्रेंचेस. यहां पर डीप सी के बाद में यहां पर ये ओशनिक ट्रेंचेस है, तो ये हो गया आपका 4. तो 2 1 3 एंड 4 कोई सा है इसमें? 2 1 4 3 है, गलत. 1 2 4 गलत. 2 1 3 4 इज राइट. ओके. Moving on. Question number 4. Consider the following statements regarding 4 relief zones of ocean. The shallow submerged extension of continent is called continental slope. Okay. The continuously sloping portion of continental margin extending down to the deep sea floor by a basal plain is known as continental shelf. Deep sea plain is a zone situated between continental slope and oceanic trench. देखो, एक्चुअली ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सब गलत है. ओके. सो नन ऑफ द अबाउ इसका वैसे सही उत्तर आएगा, बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे. देखो, पहला स्टेटमेंट जो है या फिर मैं कहूँ डीप सी प्लेन जो है आपका, ये सॉरी, ये जो स्टेटमेंट है ये वाला थर्ड वाला स्टेटमेंट, डीप सी प्लेन, यहां से स्टार्ट करते हैं उल्टा. Deep sea plain is a zone situated between continental slope and oceanic trenches.
अभी हमने लास्ट वाले में करा था कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है, ये स्लोप आया और यहाँ पर ये डीप सी के बीच वाला जो हिस्सा है, ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं। तो द करेक्ट टर्म, सो the correct term for the zone situated between the continental slope and oceanic range is a basal plain। तो इसका सही उत्तर होगा a basal plain, ठीक है ना। उसके बाद द कंटिन्यूअसली स्लोपिंग, हम इस स्टेटमेंट की बात करें ये क्यों गलत है, तो द कंटिन्यूअसली स्लोपिंग पोर्शन ऑफ द कॉन्टिनेंटल मार्जिन एक्सटेंडेड डाउन टू द डीप सी फ्लोर ऑफ द बेसल प्लेन इज नोन एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज टोटली फॉल्स। द करेक्ट टर्म फॉर दिस जोन इज कॉन्टिनेंटल स्लोप। ऑब्वियसली ना, आपने अगर थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको इजी रहेगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल slope। Now moving on. Now this statement, why this is wrong? So the shallow submerged extension of the continental is called continental slope, which is false. The correct term for the zone is continental shelf। यहाँ slope नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा shelf। Okay, so this is why none of the above statements are right। D, none of the above। Let's move. Fifth question. The formation of mid-Antarctic ridge is typical example of the process of what? Convergence, divergence, shear, sea floor spreading। Select the correct answer from the code given below। अब यहाँ पूछ रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ मिड अटलांटिक रिज जो है ये किसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल है इनमें से। देखो, मिड अटलांटिक रिज इज एन अंडर वाटर माउंटेन रेंज that runs from Arctic Ocean to southern tip of Africa। ठीक है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे खत्म होती है। with a length of around लेंथ भी लिख देता हूँ 10,000 miles, है ना, 10,000 miles। It is formed due to the divergent motion between the Eurasian and North American plates। प्लेट्स पता है ना, धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर ऐसी प्लेट्स होती है, ठीक है, जब वो टकराती हैं और एक इधर जा रही एक इधर आ रही तो अर्थक्वेक आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो यूरेशियन एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स ऑन इट्स वेस्ट एंड अफ्रीकन एंड साउथ अमेरिकन प्लेट्स ऑन इट्स ईस्ट। ओके, तो इसका सही उत्तर देयरफॉर इसका सही उत्तर होगा 2 डाइवर्जेंस और सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, ये एक टिपिकल एग्जांपल है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिड अटलांटिक रिज का। ठीक है, डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस नहीं होगा, डाइवर्जेंस होगा, और शेयर तो नहीं होगा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगा, है ना। ये हम अंदर की बात कर रहे हैं, मतलब सी के अंदर, ठीक है। So this was all about today's session। I hope आपको मजा आया होगा, कुछ नया जाना होगा, and if so kindly like this video and share it with your friends। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। Till then keep revising, keep studying, stay healthy and all the best।